हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस का पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस ग्राफ। दिस वन shows the straight line shows the fixed cost, the variable blue line is shows the variable cost, and the red line is shows the total cost, means sum of fixed cost and variable cost, and the green lines or green dots are shown the total revenue, where total cost meet with the total revenue. This point is known as the break even point, and the quantity Q1 is the unit sales is equal to the break even point. Now come to the next one. This is the graph. If the firm choose to sell price higher than 2 rupees, means rupees 3, the total revenue curve would be steeper. They would not have to sell as many unit to break even. मीन्स अगर हम इनिशियली जैसे देखिए, अगर हम 2 रुपए में कोई प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट Q1 पे मिल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है आपको? Q1 पे। और अगर हम कोई प्राइस 3 रुपए पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि हमने प्राइस इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्वांटिटी Q1 है वो ज्यादा है, यहाँ पे हमको क्वांटिटी Q2 मिल रही है। जब हम 3 रुपए कर रहे हैं तो हम ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट को मीट कर रहा है, वो पॉइंट हमें बहुत पहले ही मिल जा रहा है। इसलिए जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाते हैं, हमारी यूनिट सेल्स कम हो जाती है, जिससे हमारा कम सेल्स में ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए, अभी हमने क्या किया था, कॉस्ट इंक्रीज करी थी। अब इस ग्राफ में हमने क्या किया है, कॉस्ट डिक्रीज की है। अगर हम 1 रुपए में वही प्रोडक्ट बेचें तो देखिए 1 रुपए में बेचने पे हमें वो ब्रेक इवन पॉइंट 3 रुपए में हमें यहाँ कहीं मिल रहा था, 2 रुपए में यहाँ, और 1 रुपए में हमें ये यहाँ कहीं मिलेगा। जब आगे मिलेगा तो इसका मतलब हमें ज्यादा क्वांटिटी, मतलब Q3 Q1 से ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा यूनिट हमको बेचने पड़ेंगे 1 रुपए में प्रॉफिट गेन करने के लिए या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे पहुंचने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब इस ग्राफ में देखिए, जैसा कि अभी आपने पिछले 2 ग्राफ में देखा, तो प्रॉफिट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, और लॉस में जाने के लिए आगे की ओर। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो आपका ये ग्राफ, ये जो ग्रीन लाइन है, ये पीछे की ओर बढ़ती चली जाएगी जब आप प्राइस इंक्रीज करेंगे। और लॉस के लिए जब आप प्राइस डिक्रीज करेंगे तो आपकी ये क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, जो आपको क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा सेल करनी पड़ेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस. इट enables a business to know what is the exact amount it has gained or lost, and whether they are over or below the break-even point. The margin of safety is calculated by the current output minus break-even output, or it can also calculated by the actual sales minus break-even point sales. The percentage of margin of safety is equal to the current output minus break-even point output divided by current output multiplied by 100 for percentage. Now come to the next one. This is the graph for showing the margin of safety. Margin of safety shows how far sales can fall before loss is made. If Q1 is equal to 1000, अगर Q1 is equal to 1000 है and Q2 is equal to 1800, मीन्स Q2 की वैल्यू है 1800 यूनिट। यहाँ पे हमने 1800 यूनिट बेचनी पड़ रही है, और Q1 में अगर हम 2 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे, ये क्या है 1 रुपए के हिसाब से Q2 वाला, और Q3 वाला क्या है जो हम 3 रुपए के हिसाब से बेच रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमें 1800 क्वांटिटी बेचनी पड़ रही है, और यहाँ पे हमें 1000 क्वांटिटी बेचनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 800। 1800 में से 1000 गया, 800 बचा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 800 है यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. It is helpful in deciding the minimum quantity of sales. It also helpful in the determination of tender price. It helpful in examining effects
upon organization profitability, and it helpful in deciding about the substitution of new plants or products, and it is also helpful in sales price and quantity, and it can helpful in determining marginal cost. Now come to the limitations of break-even analysis. The break-even analysis is only a supply side costs only analysis, as it tells you nothing about what sales are actually likely to be for the product at these various prices. It assumes that fixed costs are constant. It assumes average variable costs are constant per unit of output, at least in the range of likely quantities of sales. It assumes that the quality of goods produced is equal to the quantity of goods sold. That is, there is no change in the quantity of goods held in the inventory at the beginning of the period and the quantity of goods held in inventory at the end of the period. In multi-product companies, it assumes that the relative proportions of each product sold and produced are constant. Now come to the conclusion of break-even analysis. A company should determine its break-even point before selling its product. In order to know how price your product, you first have to know how to calculate break-even point. The break-even analysis is a supply-side analysis, that is, it only analyzes the cost of the sales. It does not analyze how demand may be affected at different price levels. Thank you.